हेलो स्टूडेंट। इसमें मॉडल सेट बहुत स्टूडेंट का डिमांड था कि सर कंप्यूटर साइंस का मॉडल सेट नहीं आया है 12th क्लास का। तो मॉडल सेट ये हम खुद से बनाए हैं और इसी पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपको ये मॉडल सेट अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे लगभग आपको 5 मॉडल सेट करवाया जाएगा और 5 मॉडल सेट में आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट मॉडल सेट है। इसमें आपको लेक्चर वाइज बताया जाएगा। तो क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें, तो क्या कर रहे हैं कि इसमें आप जब लेक्चर देखोगे यूट्यूब में, तो आपका मॉडल सेट 1 लेक्चर नंबर 1, मॉडल सेट 1 लेक्चर नंबर 2, इस तरह से आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आप इसमें जो है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग जो है यहाँ पे सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप चाहो तो कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, या आपसे जो जूनियर है उसको भी आप बता सकते हो। यहाँ पे दोनों मोड में क्लासेस होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप क्लासेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एक इसका ऐप है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का, तो ये ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे। वहाँ से आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और अगर वीडियो परचेज करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कोर्स लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हो तो कंप्यूटर वर्ल्ड हजारीबाग है। ठीक है, ये आपका एड्रेस दिया हुआ है शिव मंदिर रोड, बाबू गांव, हजारीबाग। तो यहाँ पे आप आकर के ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हो। अगर किसी भी तरह का ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में आपको क्लासेस करना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करेंगे, आपको पूरा एड्रेस बता दिया जाएगा कि आपको ऑफलाइन के लिए कहाँ पे जाना है, ऑनलाइन क्लासेस का कोर्स कैसे परचेज करना है, ये सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो आप 12th में हैं, तो आप ये मॉडल सेट पढ़िए, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो जूनियर है, ठीक है, वो लोग को आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं यहाँ के बारे में कि यहाँ पे दोनों मोड में क्लासेस होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी जो स्टूडेंट 12th का, जो स्टूडेंट 11th में है, अगर वो 12th का कोर्स परचेज करता है तो उसको 11th का पूरा कोर्स फ्री में करवाया जाएगा। उसको नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू सारा क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है, आप इस पे ध्यान दोगे। बाकी आप समझो मॉडल सेट हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखो ये मॉडल सेट 1 है। इसमें जो पैटर्न है पूछने का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 35। 1 मार्क्स वाला जो होगा 35 होगा। अगर चेंज किया 30 क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ लोगे। ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा 1 मार्क्स का होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जो जितना भी क्वेश्चन है वो सबका सब कंपलसरी है, सबका आंसर आपको देना है। समझ में आया? तो इसमें आप देखोगे कि इसको हम लोग कैसे ये करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, मॉडल सेट 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द एक्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड इन सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेड बाय, बोल ये रहा है कि एक ही कोड को हम लोग कैसे बार बार यूज कर सकते हैं, किसके द्वारा वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि सी प्लस प्लस में हम लोग एक ही कोड को बार बार यूज करें, रीयूजेबिलिटी मतलब होता है बार बार यूज करना। तो कोड को अगर आप जो कोड लिखते हो उसको बार बार यूज करना चाहते हो, तो आप इनहेरिटेंस से उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। समझ में आया? रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो प्रोवाइड करता है वो इनहेरिटेंस प्रोवाइड करता है। इनहेरिटेंस का एडवांटेज होता है कोड रीयूजेबिलिटी, मेन एडवांटेज होता है कि एक ही कोड को अगर बार बार आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनहेरिटेंस। कोड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो उसका आंसर 100% जो है वो होगा आपका कोड रीयूजेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट ये बोल रहा है कि द कंडीशनल, देखो इसमें रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड में इनहेरिटेंस है, तो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि डेटा और फंक्शन को एक ही यूनिट में रैप किया जाता है। रैप मतलब बांधा जाता है। ठीक है, तो जो डेटा और फंक्शन को सिंगल यूनिट में रैप करके रखता है, बांध करके रखता है, उसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और जो कोड रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करता है उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो एक ही डेटा और मैसेज को बार बार प्रोसेस करवाता है, एक से ज्यादा बार काम करवाता है, उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। समझ में आया? और डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जो यूजर से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा को हाइड करता है, छुपाता है, और यूजर को वही डेटा दिखाता है जो यूजर के लिए यूजफुल है। मतलब ये सिर्फ
इसेंशियल फीचर्स को इंप्लीमेंट करता है, बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड कर देता है, छुपा देता है, ठीक है, बिना इंक्लूड किए हुए। अब आप इसमें समझोगे, इसका जो आंसर होगा वो इनहेरिटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कोड रीजेबिलिटी, ठीक है, रीजेबिलिटी ऑफ कोड के कॉन्सेप्ट को कौन प्रोवाइड करता है, किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, तो वो है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो ये बोल रहा है द कंडीशनल ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स इज, कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर किसको कहते हैं, तो देखो इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आता है, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। और ये डबल एम्परसेंट एंड ऑपरेटर होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का नाम तो अलग अलग है। तो टर्नरी ऑपरेटर जो बोला जाता है वो क्वेश्चन मार्क और कॉलन को बोला जाता है। आपके ऑप्शन में फर्स्ट कॉलन और क्वेश्चन मार्क भी दिया रह सकता है, इसमें टिक नहीं करेंगे, ये गलत है। इसमें रूल है कि पहले क्वेश्चन मार्क होगा, उसके बाद ही कॉलन होगा, ठीक है। ये ऑप्शन दिया हुआ है तो ये करेक्ट है। मतलब टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर का सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क कॉलन, तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ट्रांजिटिव नेचर को कौन सपोर्ट करता है। देखो लिख रहा है द फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस विच सपोर्ट्स ट्रांजिटिव नेचर इज, कि इनहेरिटेंस का कौन सा फॉर्म है, कौन सा रूप है जो ट्रांजिटिव नेचर को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को जानना होगा ट्रांजिटिव नेचर किसको कहते हैं। तो देखो इनहेरिटेंस का बहुत सारा टाइप होता है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हिरारिकल इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस का टाइप है। तो इतना सारा जो फॉर्म है इनहेरिटेंस का, वो कौन सा ऐसा फॉर्म है जो ट्रांजिटिव नेचर को सपोर्ट करता है, तो वो सपोर्ट करता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो ट्रांजिटिव नेचर को सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है द मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वॉक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड इज, मतलब ये बोल रहा है कि कौन सा मेंबर फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय मतलब डिलीट करते हैं। तो देखो यहां पे फिर से पढ़ो, बोलिए रहा है मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वॉक्ड, एक मेंबर फंक्शन जो अपने आप कॉल होता है कब, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब बिगाड़ते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करोगे, डिलीट करोगे, तो आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे, यहां पे अगर क्रिएटेड लिखा रहेगा तो ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन अपने आप कॉल होता है। और ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन अपने आप कॉल होता है। समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो देखो ये दोनों नहीं होगा, इनलाइन का काम है अलग, फ्रेंड का काम है अलग, तो इसमें दो में कोई एक। तो देखो यहां पे डिस्ट्रॉयड लिखा रहेगा तो कंस्ट्रक्टर में टिक करना है, क्रिएटेड लिखा रहेगा, सॉरी डिस्ट्रॉयड लिखा रहेगा तो डिस्ट्रक्टर में टिक करना है, और क्रिएटेड लिखा रहेगा तो कंस्ट्रक्टर में टिक करना है। तो अभी क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डिस्ट्रॉयड, तो हम लोग डिस्ट्रक्टर में टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है अ स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ, स्ट्रीम सीक्वेंस ऑफ क्या होता है, स्ट्रीम सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होता है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को स्ट्रीम बोला जाता है, तो ये स्ट्रीम हो जाएगा, बाइट्स इसका ऑप्शन करेक्ट है। सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को क्या बोला जाता है, स्ट्रीम बोला जाता है, स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रीम है, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। बहुत स्टूडेंट सीक्वेंस ऑफ बिट्स में टिक करता है, नहीं गलत है, सीक्वेंस ऑफ बिट्स को नहीं बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को स्ट्रीम बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटर यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली एट रन टाइम, कौन सा ऑपरेटर है जो डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करता है। डायनेमिकली मतलब एलोकेट मतलब होता है दिखाना,
और डायनेमिकली मतलब मेमोरी का लिमिटेशन नहीं होगा, डेटा के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो मेमोरी को क्रिएट करेगा। तो डायनेमिकली जो मेमोरी क्रिएट करता है, क्रिएट लिखा हुआ है, एलोकेट लिखा रहेगा तो न्यू में टिक करेंगे। एलोकेट मतलब होता है बनाना, दिखाना, मेमोरी को बनाता है और दिखाता है। तो एलोकेट या यहाँ क्रिएट लिखा रहेगा, क्रिएटेड लिखा रहेगा तो हम लोग न्यू में टिक करेंगे, और यहाँ पे अगर डी एलोकेट लिखा रहेगा तो डिलीट में टिक करेंगे। जो ऑपरेटर डायनेमिकली मेमोरी को डी एलोकेट करेगा उसको डिलीट ऑपरेटर बोलते हैं, और जो ऑपरेटर डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करेगा, बनाएगा, उसको न्यू ऑपरेटर बोलते हैं। पॉइंट आया समझ में? किसी को दिक्कत क्या? ठीक है, अब आप इसमें देखोगे अगला पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आ क्यू वर्क्स लॉजिकली एज, क्यू कैसे काम करता है लॉजिकली। तो देखो इसमें दो टॉपिक आता है, एक होता है स्टैक, ठीक है, और एक होता है क्यू। दोनों का मतलब समझिएगा। स्टैक एक बर्तन के जैसा होता है, स्टैक में जिधर से इंसर्शन होता है उधर ही से डिलीट होता है, इसको टॉप बोलते हैं। जिधर से इंसर्शन डिलीशन होता है उसको क्या बोलते हैं? टॉप, टॉप बोला जाता है। ठीक है, समझोगे? फिर से बनाते हैं इसको, पहले स्टैक को समझिएगा। यह स्टैक है, स्टैक बना लिए, इधर से इंसर्शन कर रहे हैं, ये इंसर्शन हो रहा है, इंसर्शन, और इसी साइड से हम लोग डिलीट भी करेंगे, इसको डिलीशन बोलते हैं, डिलीशन। तो इंसर्शन और डिलीशन दोनों सेम इंड से होता है, और जो इंड से इंसर्शन और डिलीशन होता है उसको हम लोग टॉप इंड बोलते हैं, टॉप बोला जाता है। ये भी एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन कि स्टैक में जो साइड से इंसर्शन और डिलीशन होता है उसको कौन सा इंड बोला जाता है, तो उसको टॉप इंड बोला जाता है। अब मान लो कि आप इधर से एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो, ये एलिमेंट है, इसको इंसर्ट किए, अब डिलीट करने का बारी आएगा तो पहले आप 30 को डिलीट करोगे, कारण इधर से तो डिलीट नहीं कर सकते हो, ऊपर से ही डिलीट करोगे। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो एलिमेंट लास्ट में आया है वो पहले डिलीट हो रहा है। मतलब स्टैक में रूल है, लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट में आउट होगा, तो इसको बोलते हैं लीफो। क्या बोलते हैं? लीफो। लेकिन क्यू में क्या होता है? क्यू में एक तरफ से इंसर्शन होता है, ये इस तरह का क्यू का स्ट्रक्चर है, ये क्यू है, क्यू इसको बोलते हैं। क्यू में इधर से इंसर्शन हो रहा है तो इधर से डिलीशन होगा, समझ में आ रहा है? और जो इंड से इंसर्शन होता है उसको रेयर इंड बोलते हैं, रेयर इंड। और जो इंड से डिलीशन होता है उसको हम लोग फ्रंट इंड बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, देखो हम क्वेश्चन एक बता रहे हैं लेकिन ये फिगर से 3-4 एमसीक्यू आपका क्लियर हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट को नोटिस करना है आपको। देखो क्वेश्चन ये भी आता है कि क्यू में जो साइड से इंसर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको रेयर इंड बोलते हैं। और क्यू में जो साइड से डिलीशन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको फ्रंट इंड बोलते हैं। समझ में आया? अब क्यू में रूल है कि रास्ता दो है, एक तरफ से इंसर्शन तो एक तरफ से डिलीशन। तो इंसर्ट करोगे 10, 20, 15, है ना, और 12 ये डाल दिए। अब डिलीट करोगे तो पहले क्या डिलीट होगा? 10 डिलीट होगा। 10 पहले आया और पहले डिलीट हो रहा है, मतलब क्यू जो है वो फीफो पे काम करता है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में रूल है जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, समझ में आया? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्यू जो है वो लॉजिकली कैसे काम करता है। तो देखो लीफो में क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर स्टैक दिया रहता तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन दिया हुआ क्या है? क्यू, तो क्यू में ये बी ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन इसमें ये भी आया है कि बहुत सारे पीपल लाइन में खड़े हैं तो वो किस लॉजिक को फॉलो करता है? तो वो क्यू का फॉलो करता है, क्योंकि आप अगर मान लो सिनेमा हॉल गए हो टिकट लेने के लिए, तो वहां रूल क्या होता है कि जो पहले टिकट काउंटर के पास जाएगा वो पहले टिकट लेके एग्जिट होगा, मतलब जो पहले इन हो रहा है वो पहले आउट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फीफो। तो क्यू फीफो पे काम करता है, स्टैक लीफो पे काम करता है। अब इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना है। स्टैक का लॉजिकल ऑपरेशन पूछेगा तो लीफो में टिक करेंगे, क्यू का लॉजिकल ऑपरेशन पूछेगा तो फीफो में टिक करेंगे, समझ में आ रहा है? और पूछेगा कि स्टैक में इंसर्शन डिलीशन किस इंड से होता है तो टॉप में टिक करेंगे।
और बोलेगा क्यू में इंसर्शन करने के लिए किस इंड का यूज किया जाता है, तो रेयर इंड में टिक करेंगे। क्यू में डिलीशन करने के लिए किस इंड का यूज किया जाता है, तो फ्रंट इंड का टिक करेंगे, फ्रंट इंड में टिक करेंगे। पॉइंट आया समझ में, ये है। अब आप इसमें समझोगे अगला, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल ये रहा है कि अगर मान लो कि आपका जो इंसर्ट करना चाहते हो आप एक एलिमेंट को, इंसर्टिंग इन एन ऑलरेडी फुल लिस्ट इज नोन एज। अगर आप फुल लिस्ट में पहले से वो लिस्ट फुल है और उसमें आप इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्ट मतलब होता है डालना, आप नया एलिमेंट डाल रहे हो और वो पूरा मेमोरी फुल है, तो मैसेज क्या आएगा, ओवरफ्लो, बाहर आएगा ना डेटा, भरा हुआ में डेटा डालोगे तो बाहर आएगा ना, तो मैसेज आएगा ओवरफ्लो। अगर भरा हुआ लिस्ट में आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हो तो मैसेज आएगा ओवरफ्लो। और खाली वाले लिस्ट से एलिमेंट को डिलीट करते हो, वो लिस्ट एक बना हुआ है वो पूरा इम्पटी है, बोला कि एलिमेंट को डिलीट करो और उसमें एक भी एलिमेंट नहीं, तो अंडरफ्लो। समझ में आया, एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा और डिलीट करने बोलेगा तो अंडरफ्लो, और लिस्ट पूरा फुल है और बोल रहा है एलिमेंट को डालने के लिए तो ओवरफ्लो। तो इसमें क्या बोल रहा है, इंसर्टिंग ऑलरेडी फुल लिस्ट, फुल लिस्ट में इंसर्ट करने बोल रहा है, तो ओवरफ्लो इसका ऑप्शन सही होगा। समझ में आया। नेक्स्ट, ये आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 में, ये चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन डिनोटेड बाय, ठीक है। कार्डिनलिटी जो होता है वो रिलेशन में किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, तो देखो एक पॉइंट समझना, हम एक टेबल बनाते हैं, ये टेबल का नाम स्टूडेंट नाम का टेबल बनाते हैं, ये डेटाबेस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा, ठीक है। देखो ये स्टूडेंट नाम का टेबल है और रोल नंबर, नेम, फी, ये है, ठीक है। और इसमें रिकॉर्ड रखा हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो देखो डेटाबेस में टेबल जो है, टेबल को रिलेशन बोला जाता है, टेबल को रिलेशन बोलते हैं, नाम चेंज हो गया है, समझ में आया। और ये जो रोल नंबर, नेम, फी है, इसको कॉलम्स बोलते हैं, ये कॉलम्स है। लेकिन इस कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स या फिर फील्ड्स बोलते हैं, ये एट्रीब्यूट्स होता है या फील्ड्स होता है। और ये जो है इसको रोज बोलते हैं, रोज को डेटाबेस में टपल्स बोला जाता है, टपल्स या फिर रिकॉर्ड्स बोला जाता है, टपल बोलते हैं या रिकॉर्ड्स बोलते हैं। और नंबर ऑफ रोज जो होता है, नंबर ऑफ रोज इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री। और नंबर ऑफ कॉलम्स को, नंबर ऑफ रोज को, सॉरी ये नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री बोलते हैं और नंबर ऑफ रोज को कार्डिनलिटी बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। डेटाबेस में सबका नाम अलग अलग है, ठीक है। देखो डेटाबेस में टेबल को रिलेशन बोला जाता है और जितने भी रोज होते हैं टेबल्स में उसको टपल्स या रिकॉर्ड्स बोलते हैं, समझ में आया। और टेबल में जितने भी कॉलम्स होते हैं उसको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री बोला जाता है, इसको ध्यान से सुनोगे, हम यहाँ पे मिस्टेक किए थे, गलती बताए थे, समझ में आया, इसलिए नोटिस करोगे। नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री बोला जाता है और नंबर ऑफ रोज को कार्डिनलिटी बोला जाता है। पॉइंट आया समझ में। तो देखो यहां पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को समझोगे, अगर ये समझ आ गया तो 3-4 क्वेश्चन बना लोगे। कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन, एक रिलेशन का जो कार्डिनलिटी होगा, कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन डिनोट्स, किसको डिनोट करता है, तो नंबर ऑफ रोज को। अगर यहां दिया रहता डिग्री ऑफ अ रिलेशन डिनोट्स तो नंबर ऑफ कॉलम्स होता, अगर वहां डिग्री दिया रहता डिग्री तो नंबर ऑफ कॉलम्स होता, कार्डिनलिटी लिखा हुआ है इसीलिए नंबर ऑफ रोज होगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन बोलिए रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स विथ और विदाउट द बार, मतलब लिटरल मतलब होता है वेरिएबल, एक्स एक वेरिएबल है, ये आपको बुलियन अलजेब्रा में मिलेगा, ये बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है, मीन टर्म और मैक्स टर्म।
ठीक है, बोल ये रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल, सारे लिटरल को हम लोग गुना करेंगे, सारे जितना वेरिएबल रहेगा सबको गुना करेंगे, जिस पे बार है वो भी और जिस पे नहीं है वो भी, सबको गुना करेंगे। प्रोडक्ट मतलब होता है गुना करना। तो सारे लिटरल को हम लोग अगर गुना करते हैं बुलियन अलजेब्रा में तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग मीन टर्म बोलते हैं। अगर सभी लिटरल का प्रोडक्ट निकालोगे तो वो मीन टर्म होगा, और सभी लिटरल को सम करोगे तो वो मैक्स टर्म होगा। अगर यहां क्वेश्चन में सम लिखा रहेगा तो ऑप्शन में मैक्स टर्म को टिक करेंगे, प्रोडक्ट लिखा रहेगा तो मीन टर्म में टिक करेंगे। ठीक है, सारे लिटरल का जो प्रोडक्ट होता है लॉजिक सिस्टम के अंदर उसी को हम लोग मीन टर्म बोलते हैं, और सारे लिटरल का जो सम होता है लॉजिक सिस्टम के अंदर उसको मैक्स टर्म बोलते हैं। पॉइंट आया समझ में? तो ये 10 क्वेश्चन है इस लेक्चर नंबर, मॉडल सेट का लेक्चर नंबर 1 में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हम लोग, और हम आप लोग से आशा करते हैं कि ये 10 का 10 पूरा याद भी हो गया होगा, और बहुत सारा एमसीक्यू जो इधर बताते हैं साइड में उससे आप क्लियर कर पाओगे। समझ में आया? तो देखो, आप अगर ध्यान से क्लास को सुनोगे तो ऐसा नहीं कि हम एक ही क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, उसमें जितने तरह का क्वेश्चन बनता है वो हर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन तो बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि जितना क्वेश्चन बन रहा है सबको बता दे रहे हैं, ऑप्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है, और कुछ पॉइंट लगता है कि ये नोटिस करना चाहिए तो उसको आप नोटिस भी कर सकते हो। पॉइंट आया समझ में? ठीक है, तो फर्स्ट मॉडल सेट के फर्स्ट लेक्चर में 10 क्वेश्चन बताए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मॉडल सेट 1 का सेकेंड लेक्चर होगा, और उसमें हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? और एक बार फिर से आप नोटिस करोगे, आप लोग अगर अभी 12th क्लास में हो तो आप इस लेक्चर को देखो, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और आपके जो जूनियर हैं जो नहीं पढ़ पाए कंप्यूटर साइंस, अगर वो अभी 12th में एडमिशन लेते हैं तो 11th का क्लास उसको फ्री में मिलेगा, प्रॉपर नोट्स वीडियो सारा कुछ अवेलेबल उसको प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा 11th क्लास के एग्जाम देने में, और 12th भी उसका कवर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा, और आपको क्या करना है, नोटिस करना है जो भी पॉइंट बता रहे हैं सो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।